नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से लेकर 1526 यानी 320 वर्षों तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा था। और 1526 के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 320 वर्ष तक रहा था। अब ये 320 वर्ष में कौन कौन से वंशों ने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कुल 5 वंश हुए हैं जिन्होंने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। ये 5 वंश कौन कौन से हुए दिल्ली सल्तनत में, इनके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश हुए हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। तो पहला था दोस्तों गुलाम वंश, जिसका शासनकाल रहा था दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक रहा था गुलाम वंश का शासन। इन्होंने दोस्तों कुल 84 वर्षों तक शासनकाल रहा था गुलाम वंश का। फिर आता है दोस्तों खिलजी वंश, और खिलजी वंश का शासनकाल की यदि बात की जाए तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासनकाल रहा था खिलजियों का, यानी 30 वर्षों तक शासनकाल रहा था खिलजियों का। और दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम शासनकाल की अगर बात की जाए तो वह रहा था खिलजी वंश का। याद रखेंगे। तुगलक वंश दोस्तों तीसरे नंबर पर आए थे तुगलक, यानी खिलजियों के बाद कौन आए थे, तुगलक आए थे, जिनका शासनकाल की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था खिलजियों का। खिलजियों के बाद आए थे तुगलक, यानी तुगलकों का जो शासन रहा था दोस्तों 1320 से लेकर 1414 तक रहा था, यानी 94 वर्षों तक शासन किया था तुगलक ने। याद रखेंगे दोस्तों तुगलक डायनेस्टी ने। यानी अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए कि सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था तो ये रहा था दोस्तों तुगलक डायनेस्टी का। चौथे नंबर पर था दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा था, यानी 37 वर्षों तक। तो दोस्तों इसके बारे में इतना कोई विशेष नहीं है, ना ही इसने सबसे कम शासन किया और ना ही सबसे लंबा इसका शासन रहा था। और इसके शासक भी इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब पांचवा वंश कौन सा था दोस्तों, पांचवा था लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रहा था, यानी 75 वर्षों तक शासन रहा था लोधियों का। याद रखेंगे। और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। याद रखें दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अगर पहले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश था, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक, यानी 84 वर्षों तक शासन किया था। यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, यानी अंतिम डायनेस्टी कौन सी थी, तो वह थी दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक रहा था, यानी 75 वर्षों तक रहा था लोधी वंश का साम्राज्य। याद रखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मुगल वंश के बारे में, यानी मुगल वंश के बारे में देखेंगे। दोस्तों मुगल नहीं, सॉरी, गुलाम वंश के बारे में देखेंगे, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सबसे पहला आता है दोस्तों आप गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था, यानी 84 वर्षों तक शासनकाल रहा था गुलाम वंश का। अब दोस्तों गुलाम वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी गुलाम वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश के अदर्स नेम कौन कौन से हैं, दास वंश, ममलूक वंश, इलवरी वंश। तो गुलाम वंश को इन अन्य नामों से भी दोस्तों जाना जाता है। अब दास वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, वह एक गुलाम था, तो इसीलिए इसको गुलाम वंश यानी दास वंश कहा गया है। दोस्तों एक फारस के यानी अरब के एक इतिहासकार थे हबीबुल्लाह, इन्होंने इसको ममलूक वंश का नाम दिया है इलवरी वंश। अब इलवरी वंश इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यानी गुलाम वंश का संस्थापक था, उसकी जाति इलवरी वंश थी, इसीलिए इसको इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों गुलाम वंश में कुल शासकों की बात की जाए तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं। याद रखें दोस्तों गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं। और पहला शासक की अगर बात की जाए तो पहला शासक था
कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी है। याद रखें दोस्तों, यानी गुलाम वंश का पहले शासक की यदि बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और गुलाम वंश का संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक भी कौन है दोस्तों? ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो लाहौर में जो है इसने अपनी राजधानी थी। सैन्य राजधानी की अगर बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली जो है इसने अपनी सैन्य राजधानी जो है बनाई थी, जहाँ पर जो है इसने अपने हथियार वगैरह जो है ये रखता था। याद रखेंगे। अब मोहम्मद गोरी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों मोहम्मद गोरी का गुलाम था। याद रखें दोस्तों, यह जो है गोरी का गुलाम था। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों, इसे जो है मिर्ज़ा अजीज कोका से जो है खरीदा था दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने जो है इसे मिर्ज़ा अजीज कोका से जो है खरीदा था, और गोरी ने इसको खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने इसे ऐबक को जो है 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपह सलार की उपाधियाँ जो है प्रदान की थी, और ऐबक गोरी का जो है दामाद भी बना था। याद रखें दोस्तों इसे। यानी दोस्तों पहले क्या होता था, पहले जो है जिस प्रकार बाज़ारों में आज के टाइम में जो है सब्जियां जो है बिकती हैं, तो पहले क्या होता था, पहले जो है गुलामों को जो है बाज़ारों में जो है बेचा जाता था। तो इस प्रकार जो है मोहम्मद गोरी ने जो है किसको खरीदा था? तो ऐबक को जो है खरीदा था। किससे खरीदा था? मिर्ज़ा अजीज कोका से जो है इसको खरीदा गया था। जैसे जैसे इसकी तरक्की होती गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो मोहम्मद गोरी ने जो है दोस्तों ऐबक को जो है 2 उपाधियाँ दी थी, मलिक और सिपह सलाहकार। याद रखें दोस्तों, सिपह सलाहकार, सिपह सलार जो है इसको उपाधियाँ जो है दी थी। और बाद में जो है दोस्तों जैसे जैसे ये तरक्की करता गया, तो इस प्रकार जो है मोहम्मद गोरी ने जो है इसके साथ जो है अपनी बेटी की जो है शादी करा दी थी, और इस प्रकार जो है ऐबक मोहम्मद गोरी का जो है दामाद भी जो है बना था। ऐबक जो है गोरी का जो है दामाद बना था, और गोरी ने जो है इसे शुरुआत में अमीर आखुर का जो है पद दिया था दोस्तों। शुरुआत में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है इसको अमीर आखुर का जो है पद दिया था। अमीर आखुर क्या होता है दोस्तों? घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी जब ये राजा महाराजा जो होते थे, इनके पास जो है दोस्तों अपनी सेना होती थी, और सेना में जो है बहुत सारे जो है घोड़े होते थे। उनका जो घोड़ों का रख रखाव का जो हेड होता था, यानी चीफ होता था, तो उसी को जो है दोस्तों अमीर आखुर जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब यदि इसके शासनकाल की बात की जाए, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गद्दी पे कब से कब तक रहा था? तो 1206 में जो है यह गद्दी पर बैठा था, और 1210 तक जो है गद्दी पर रहा था। यानी 4 वर्ष तक जो है दोस्तों ये गद्दी पर जो है रहा था। यदि इसकी मृत्यु की बात की जाए तो चौगान खेलते समय, यानी चौगान दोस्तों, चौगान क्या होता है? तो ये पोलो खेल होता है, जो कि खेलते हुए इसकी घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर में जो है ऐबक की चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। अब दोस्तों ऐबक के अन्य नाम, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है किन किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है? तो ऐबक के अन्य नामों के बारे में जानते हैं। तो ऐबक के यदि अन्य नामों यानी अदर्स नेम के बारे में जानते हैं, तो इसको पीलबख्श जो है कहा गया है। अब पीलबख्श क्या होता है? यानी हाथियों का दान करने वाला है दोस्तों। जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इसने जो है दोस्तों जो ताकतवर लोग थे दिल्ली के आसपास, यानी जिनका प्रभाव जो है ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उनको जो है इसने हाथी जो है भेंट कराए थे। तो इसीलिए जो है इसको पीलबख्श कहा गया, यानी हाथियों का जो है दान करने वाला जो है इसको कहा गया है। लाख बख्श, यानी यह जो है उदार हृदय का था, और लाखों का जो है जनता को दान करता था, इसीलिए जो है दोस्तों इसको जो है लाख बख्श जो है कहा गया है। हातिम द्वितीय और कुरान खां, यानी यह जो है कुरान का जो है पाठ करता रहता था, इसीलिए जो इसको कुरान खां जो है कहा गया है। याद रखेंगे। तो ये ऐबक के जो है अन्य नाम थे, जिनसे जो है इसको जो है जाना जाता है। ऐबक ने जो है कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया, और ना ही जो है खुतबा पढ़वाया दोस्तों। खुतबा क्या होता है? तो खुतबा जो है एक प्रशंसा पत्र जो है होता है। तो दोस्तों ऐबक ने जो है कभी भी अपने नाम का कोई भी ना ही तो सिक्का चलवाया था, और ना ही जो है खुतबा पढ़वाया था। अब खुतबा दोस्तों, यानी ये जो राजा महाराजा लोग होते थे, ये अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाते थे, और खुतबा जो है एक प्रशंसा पत्र होता था, यानी अपने बारे में जो है ये अच्छी अच्छी बातें जो है लिखवाते थे, और उनको जो है दोस्तों क्या करते थे? उनको जो है ना ही दोस्तों इसने अपना खुतबा जो है पढ़वाया था। यानी खुतबा क्या होता है दोस्तों? खुतबा जो है एक प्रशंसा पत्र जो है होता है, यानी इसमें क्या होता है, जो राजा महाराजा लोग होते थे अपनी तारीफ जो है लिखवाते थे, और उसको जो है जनता में जो है बांट देते थे, यानी अपनी तारीफ के लिए जो है
खुतबा जो है पढ़वाया जाता था। याद रखेंगे। तो इसने ना ही कोई खुतबा पढ़वाया था और ना ही जो है इसने अपने नाम का कोई भी सिक्का जो है चलवाया था। और ऐबक जो है दोस्तों बख्तियार काकी का शिष्य था। दोस्तों ऐबक जो है बख्तियार काकी का जो है शिष्य था। अब बख्तियार काकी कौन थे? तो बख्तियार काकी जो है बख्तियार काकी के गुरु की बात की जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है एक सूफी संत थे जो कि मोहम्मद गोरी के साथ जो है भारत आए थे और जिनकी जो है दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह जो है राजस्थान के अजमेर में इनकी दरगाह है, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी थे। और बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऐबक ने जो है कौन कौन से निर्माण कार्य कराए थे, यानी ऐबक ने कौन कौन से निर्माण कार्य कराए थे। इसके निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और यह कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। याद रखेंगे। यानी दोस्तों कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की जो है पहली मस्जिद थी। याद रखें। कहाँ पर बनवाई थी? इसने जो है इसको दिल्ली में जो है बनवाया था। इसके बाद दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है बनवाया था कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर राजस्थान में है। और यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है पहले संस्कृत का महाविद्यालय जो है हुआ करता था और इसको तुड़वा कर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था ऐबक ने। ऐबक ने बनवाया था दोस्तों किसके आदेश पर? मोहम्मद गोरी के आदेश पर जो है इसको यानी संस्कृत के महाविद्यालय को तुड़वा कर जो है यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़े का जो है निर्माण करवाया गया था। अब साथ ही दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। याद रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण यानी इसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू करवाया था लेकिन इसको जो है पूर्ण नहीं कराया था। याद रखेंगे दोस्तों इसको जो है पूर्ण नहीं करवा सका था। यदि कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो 72.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और इसको पूर्ण कराने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। यानी इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का जो है तीसरा शासक होगा जो कि 1211 से लेकर 1236 तक जो है रहेगा और इसी ने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य जो है पूरा कराया था और साथ ही जो है इसने ऐबक का जो है मकबरा जो है बनवाया था। याद रखेंगे। अब जो ये कुतुब मीनार है इसको जो है 1993 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों। यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यानी विश्व धरोहर जो स्थल होते हैं उसमें जो है कुतुब मीनार को जो है 1993 में जो है इस सूची में शामिल जो है किया गया था। याद रखेंगे। अब भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दोस्तों भारत की जो है सबसे पुरानी अगर मस्जिद की बात की जाए तो चेरामन जुमा मस्जिद जो है भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है जो कि कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में पड़ती है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद। याद रखेंगे। कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में जो है स्थित है। अब ऐबक को जो है दोस्तों ऐबक को ही जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जो है जनक कहा जाता है। दोस्तों गुंबद कला क्या होती है दोस्तों? यानी मस्जिद के ऊपर या दरगाहों के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार का यानी गोल ये स्ट्रक्चर जो होता है तो इसी को जो है गुंबद जो है कहा जाता है। मेहराब कला क्या होती है? तो दोस्तों यानी ये जिस प्रकार से गेट जो बने हुए होते हैं यानी इस प्रकार ये ऊपर से इस प्रकार के जो गेट होते हैं इनको जो है मेहराब कला जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों ये वाला गुंबद और ये वाला जो है मेहराब कला। तो गुंबद और मेहराब कला का भारत में जनक किसको कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ऐबक का दरबारी कवि की बात की जाए तो हसन निजामी जो है ऐबक का दरबारी कवि था जिसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। और यही पुस्तक है ताजुल मासिर जिससे जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है ऐबक के बारे में। याद रखेंगे। ऐबक का मकबरा दोस्तों ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में है और इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। दोस्तों यानी जब ऐबक मरा था तो ऐबक तो आपको पता ही कब मरा था? तो ऐबक मरा था दोस्तों 1210 में जो है मरा था। जब ऐबक मरा था तो इसको जो है दोस्तों ऐसी जो है कहीं पर दफना दिया गया था क्योंकि उस समय जो है उत्तराधिकार के लिए जो है एक युद्ध जो है छिड़ गया था क्योंकि ऐबक का जो है कोई भी पुत्र जो है नहीं था। इसका दोस्तों एक एक गुलाम था यानी एक गुलाम या कुछ इतिहासकारों का मानना है इसका बेटा था या एक गुलाम था तो उसका नाम था आराम शाह। दोस्तों आराम शाह जो है इसके बाद जो है गद्दी पर बैठेगा। याद रखें दोस्तों इसके बाद जो है गद्दी पर आता है तो इस बारे में जो है दोस्तों इतिहासकारों में जो है बहुत सारे जो है मतभेद हैं। ये आराम शाह जो है दोस्तों किसके बाद आता है? आराम शाह आता है ये
किसके बाद आया था दोस्तों, ये आया था ऐबक के बाद। यह जो है दोस्तों एक अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है इल्तुतमिश ने इसको जोड़ के युद्ध में हराकर जो है स्वयं दिल्ली का शासक कौन बना था, तो वह बना था दोस्तों इल्तुतमिश, याद रखेंगे। और इल्तुतमिश जो है कब से कब तक रहेगा, तो 1211 से लेकर 1236 तक रहेगा इल्तुतमिश, याद रखेंगे। यानी आराम से दोस्तों कब से कब तक रहा था, 1210 में गद्दी पर बैठा था और 1211 तक, यानी 8 माह तक जो है गद्दी पर रहा था। यह जो एक कमज़ोर और अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया। यानी इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच जो है जोड़ का युद्ध हुआ था, जो कि दिल्ली के पास एक स्थान का नाम है, वहाँ पर जो है युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। इस युद्ध में जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर जो है इसकी जो है हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो है स्वयं दिल्ली का शासक बना था इल्तुतमिश, याद रखेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास जो है हमारी शुरू होगी इल्तुतमिश से, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।